नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है परीक्षा वाणी संक्षिप्त अवलोकन सीरीज, जिसमें हम परीक्षा वाणी 2024 के जो आपका पहला चैप्टर है संक्षिप्त अवलोकन वाला, जिसमें पूरे उत्तराखंड जीके का सार आपको दिया गया है, उस पूरे चैप्टर को ऐसे ही प्रश्नों के रूप में यहाँ पर कवर करते हैं अतिरिक्त तथ्यों के साथ। अभी तक हमने इस सीरीज की 12 क्लासेस में 600 प्रश्नों को कवर कर लिया है। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है तो आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और अगर आप इस सीरीज की जो हमारी पीडीएफ है 10 पार्ट की पीडीएफ टेलीग्राम पर अपलोड कर दी गई है, आप वहां से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 900 से 1800 मीटर की ऊंचाई में पाए जाने वाले कोणधारी वनों का प्रमुख वृक्ष कौन सा है। तो पहला क्वेश्चन तो आपका यह बना कि कोणधारी वन किस ऊंचाई पर पाए जाते हैं, 900 से 1800 मीटर की ऊंचाई पर। ठीक है, इन वनों की जो पत्तियां होती हैं वो थोड़ी नुकीली होती हैं, इसको भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो 900 से 1800 मीटर के बीच में कोणधारी वन पाए जाते हैं और इन कोणधारी वनों में जो प्रमुख होता है वो चीड़ वृक्ष होता है। इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया है। नेक्स्ट है, राज्य में 1800 से 2700 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। तो 1800 से 2700 मीटर की ऊंचाई पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? सही आंसर है पर्वतीय शीतोष्ण वन। देखिए, राज्य में 1200 मीटर की ऊंचाई तक, 750 से लेकर के 1200 मीटर की ऊंचाई तक आपको उपोष्ण कटिबंधीय वन देखने को मिलेंगे। 900 से 1800 के बीच में आपको कोणधारी वन देखने को मिलते हैं। 1800 से 2700 के बीच में पर्वतीय शीतोष्ण वन, 2700 मीटर के ऊपर एल्पाइन और उप एल्पाइन जो वन है वो देखने को मिलते हैं और 3000 से 3600 के बीच में एल्पाइन झाड़ियां हमें देखने को मिलती हैं और 3600 मीटर के ऊपर टुंड्रा तुल्य वनस्पतियां, जो सर्दियों की वनस्पतियां होती हैं जहां पर ज्यादा बर्फ होती है, वो हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, राज्य में टुंड्रा तुल्य वनस्पतियां कहां पर पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती हैं 3600 से 4800 मीटर के बीच में और 4800 मीटर के ऊपर कुछ भी नहीं पाया जाता, कोई भी वनस्पति नहीं पाई जाती। चीड़ वृक्ष से वह कौन सा पदार्थ हमें प्राप्त होता है जिसका उपयोग तारपीन बनाने में किया जाता है? फिर से दो क्वेश्चन आपको मिलेंगे। पहला, तारपीन बनाने में किसका इस्तेमाल होता है? तब आप कहेंगे लीसा का। और लीसा जो पदार्थ है हमें किससे प्राप्त होता है? तब आप कहेंगे चीड़ वृक्ष से प्राप्त होता है। इन दो क्वेश्चन के अलावा एक क्वेश्चन और याद कर लीजिए। राज्य में लीसा टिपान, चीड़ वृक्षों से लीसे को निकालना, उसे प्राप्त करना, जमा करना कब शुरू किया गया? तो राज्य में लीसा का टिपान 1890 में शुरू किया गया था, अंग्रेजों के द्वारा किया गया। इसी क्वेश्चन के साथ एक क्वेश्चन और याद कर लीजिए। अंग्रेजों ने सबसे पहले लीसा कारखाना कहां पर लगाया था, किस वर्ष में लगाया था? उसकी ज्यादा जानकारियां पुस्तकों में अभी उपलब्ध नहीं है, केवल लोकेशन को याद कर लीजिए। लीसा कारखाना इन्होंने भवाली में लगाया था। ठीक है, नैनीताल के भवाली में लगाया था। काम कब शुरू किया? 1890 से लीसा टिपान शुरू किया, उसी के आसपास हो सकता है लीसा कारखाना बनाया हो। तो पहला लीसा कारखाना कहां लगा था? भवाली में लगा था। ठीक है, बांज वृक्ष की पूरे विश्व में कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो बांज वृक्ष, जिसे उत्तराखंड का हरा सोना कहते हैं, शिवजी की जटा कहते हैं, उत्तराखंड का वरदान कहते हैं, इसकी पूरी दुनिया में 40 प्रजातियां पाई जाती हैं और उत्तराखंड में इसकी 5 प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, जो बांज वृक्ष है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, वानस्पतिक नाम क्या है? इसका वानस्पतिक नाम है क्वार्कस लाइकोट्यूकोफेरा। इसको आपने याद करना है। ठीक है, ल्यूकोटाइकोफोरा इसका वैज्ञानिक नाम है। बांज की कौन सी प्रजाति उत्तराखंड की पर्यावरण सुरक्षा और जनमानस की उपयोगिता की दृष्टि से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? तो बांज वृक्ष के हमने उपनामों का रिवीजन किया, कितनी प्रजातियां दुनिया में है, कितनी प्रजाति उत्तराखंड में है, उसको कवर किया। आपको पूछा है उत्तराखंड में इसकी जो 5 प्रजातियां हमें देखने को मिलती हैं, कौन कौन सी हैं? एक है आपकी सफेद बांज, इसके अलावा हरा, भूरा, फ्लायांट और रियांस, ये 5 प्रजातियां पाई जाती हैं। इन 5 में सबसे महत्वपूर्ण कौन है, सबसे ज्यादा उपयोगी कौन सी है? तब आप कहेंगे सफेद बांज।
ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा? सफेद प्रजाति। राज्य में हरा सोना किसे कहा जाता है? तो राज्य का हरा सोना शिवजी की जटा और उत्तराखंड का वरदान बांज वृक्ष को कहते हैं। सबसे उत्तम इमारती लकड़ी और तेल निकालने के लिए उपयोगी है। तो सबसे अच्छी इमारती लकड़ी हमें किस वृक्ष से प्राप्त होती है? सबसे अच्छी लकड़ी हमें देवदार वृक्ष से प्राप्त होती है। फर्नीचर आदि इसके जो लकड़ी है उससे बनाया जाता है। इसके अलावा इस वृक्ष से हम सुगंधित तेल भी यहां पर प्राप्त करते हैं। राज्य में अनुमानित कुल वृक्ष निधि में सर्वाधिक अंश किसका है? तो राज्य में हमारे पास टोटल जो वन है, टोटल जो वृक्ष हैं, उनमें सबसे ज्यादा वृक्ष किस प्रकार के हैं? तब आप कहेंगे चीड़ के वृक्ष हैं। चीड़ के बाद हमारे यहां पर साल वृक्षों का नंबर आता है और फिर आता है बांज वृक्ष का। तो टॉप 3 को आपने याद करना है। टिहरी रियासत के विरुद्ध 1930 में चले रवाई या तिलाड़ी आंदोलन का उद्देश्य क्या था? कई बार हमने इसको कवर किया है, डिटेल में समझा है, थ्योरी में समझा, एमसीक्यू में समझा, क्विक रिवीजन सीरीज में समझा। जो आपका रवाई आंदोलन था या जिसे तिलाड़ी आंदोलन भी कहते हैं, 1930 में हुआ था, टिहरी रियासत में हुआ था और इसका उद्देश्य नए वन कानूनों को समाप्त करना था। किसके खिलाफ था? तब आप कहेंगे जो नए वन कानून आए थे उनके खिलाफ था। क्या इनकी मांग थी? इनकी मांग थी नए वन कानूनों को खत्म कर दिया जाए, जिसके तहत इस कानून को लाया गया था और इस कानून के तहत यह प्रावधान किया गया था कि जो ग्रामीण थे उनकी जमीन को भी जंगल की जमीन घोषित कर दिया गया, यानी उसे सरकारी जमीन, रियासत की जमीन बना दिया गया। तो उसी कानून के खिलाफ यह आंदोलन था जिसे हम रवाई आंदोलन या तिलाड़ी आंदोलन कहते हैं। ठीक है, इसी आंदोलन का जो चरम था वो हमें 30 मई 1930 को देखने को मिला, जब तिलाड़ी मैदान में जहां पर एक सभा आयोजित की जा रही थी, टिहरी रियासत का जो दीवान था चक्रधर जुयाल, वो वहां पर आता है और भीड़ पर गोलियां चला देता है। इस घटना को तिलाड़ी कांड कहते हैं। ठीक है, कब हुआ था? 30 मई 1930 को। नेक्स्ट है, तिलाड़ी आंदोलन से संबंधित किस तिथि को आज भी शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो तिलाड़ी कांड की तिथि आपको पता होनी चाहिए, 30 मई 1930। इसीलिए इस क्षेत्र में आज भी 30 मई को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, जो रवाई क्षेत्र है आपका वो उत्तरकाशी के बड़कोट में पड़ता है। जो उत्तरकाशी का बड़कोट क्षेत्र है वहां पर पड़ता है, इसीलिए इसे रवाई आंदोलन कहते हैं, क्योंकि रवाई क्षेत्र में ज्यादा हुआ। उस समय वो क्षेत्र टिहरी रियासत के अंतर्गत आता था। तिलाड़ी आंदोलन या तिलाड़ी कांड इसे इसीलिए कहते हैं क्योंकि जो गोली चलाने की घटना हुई थी वो तिलाड़ी मैदान में हुई थी। तिलाड़ी मैदान भी वर्तमान आपके उत्तरकाशी में पड़ता है। नेक्स्ट है, रेणी के वनों की अंधाधुंध कटाई के विरुद्ध गोपेश्वर में चिपको आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? तो चिपको आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? चिपको आंदोलन का जो नेतृत्व किया वो गौरा देवी ने किया था। 1974 में यह आंदोलन अपने चरम पे था। चिपको आंदोलन को लेकर के बहुत बार गौरा देवी का नाम पूछा गया है। अब इस आंदोलन के नारे आपसे पूछे जाते हैं। 3 प्रमुख नारे आपको पता होने चाहिए। पहला, हिमपुत्रियों की ललकार, वन नीति बदले सरकार। किस आंदोलन का नारा है? चिपको आंदोलन का। वन जागे वनवासी जागे, किस आंदोलन का नारा है? चिपको आंदोलन का। और अगला, क्या है इस जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, जिंदा रहने के आधार। यह भी किसका है? चिपको आंदोलन का नारा है। नेक्स्ट है, किस आंदोलन का प्रारंभिक नारा हिम पुत्रियों की ललकार वन नीति बदले सरकार था? यह था आपका चिपको आंदोलन। साथ में वन जागे वनवासी जागे। किन पर्यावरण विदों के नेतृत्व में चिपको आंदोलन को विस्तार मिला था? चिपको आंदोलन को शुरू करने का, उसे शुरुआती नेतृत्व देने का जो काम किया वो गौरा देवी ने किया था। चिपको आंदोलन को प्रसिद्ध करने का श्रेय, पूरी दुनिया में फैलाने का जो श्रेय जाता है 2 पर्यावरणविदों को जाता है, सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट। इन दोनों में से भी अगर आपको एक नाम चुनने के लिए आए तो आप सुंदरलाल बहुगुणा का नाम चूज करेंगे। हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा किसने दिया था? यह नारा सुंदरलाल बहुगुणा का है। पेपर में डायरेक्ट पूछा गया था। डूंगी पेंतोली वन आंदोलन किस वृक्ष के जंगलों की कटाई के विरुद्ध था? तो देखिए, राज्य में डूंगी पेंतोली वन आंदोलन चला था। चमोली जिले में यह आंदोलन चला। बांज वृक्ष के वनों को यहां पर काटा जा रहा था, उसी के विरुद्ध यह आंदोलन था। पौड़ी के उपरेखाल गांव में पानी की कमी को दूर करने के लिए किसके नेतृत्व में पानी राखो आंदोलन चलाया गया?
ये आंदोलन भी कई बार पेपर में आया है, अलग अलग टाइप से आता है। क्या क्या पूछा जाता है देखिए। पूछा गया पानी राखो आंदोलन किस गांव में चला? उपरेखाल गांव। किस जिले में चला? पौड़ी जिले में चला। इसे किसने चलाया? सच्चिदानंद भारती ने चलाया। इसे कब चलाया गया? तो 1989 का वर्ष आपने याद करना है। क्यों चला था? तो पानी राखो आंदोलन नाम से ही बताएंगे, पानी की कमी को दूर करने के लिए चला था। ठीक है। सच्चिदानंद भारती ने किस संस्था की स्थापना कर वनों की अंधाधुंध कटाई को रुकवाया था? तो सच्चिदानंद भारती जिन्होंने पानी राखो आंदोलन चलाया, उससे पहले वे अंधाधुंध कटाई को रुकवा चुके थे वनों की, जिसके लिए उन्होंने एक संस्था बनाई थी, दूधातोली लोक विकास संस्थान। सीधा क्वेश्चन बनता है किसकी संस्था है? आप कहेंगे सच्चिदानंद भारती। कब बनी थी? 1964 में बनी थी। वृक्षों की कटाई के विरुद्ध 1994 में टिहरी के भिलंगना क्षेत्र में कौन सा आंदोलन चला था? तो एक और आंदोलन चला था वनों की कटाई के विरुद्ध। इस आंदोलन का नाम था रक्षा सूत्र आंदोलन। यह आंदोलन 1994 में चला, वृक्षों की कटाई के विरुद्ध चला, टिहरी के भिलंगना क्षेत्र में चला। इतने सारे क्वेश्चन आपसे बनते हैं। एक और क्वेश्चन, इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? किसने इस आंदोलन को चलाया था? तब आप कहेंगे सुरेश भाई के द्वारा यह आंदोलन चला था। ठीक है। इस आंदोलन का भी एक नारा है जो पेपर में पूछा जाता है, ऊंचाई पर पेड़ रहेंगे, नदी ग्लेशियर टिके रहेंगे, पेड़ कटेंगे, पहाड़ टूटेंगे। किस आंदोलन का नारा है? तब आप कहेंगे रक्षा सूत्र आंदोलन का। गढ़वाल क्षेत्र में 1996 में मैती आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? तो पहला क्वेश्चन, मैती आंदोलन कहां चला? गढ़वाल क्षेत्र में, चमोली के ग्वालदम से इसकी शुरुआत होती है। कब हुआ? 1996 में हुआ। और किसने किया था? कल्याण सिंह रावत ने किया था। अब क्योंकि कल्याण सिंह रावत ने मैती आंदोलन की शुरुआत करी, इसीलिए इनके साथ मैती शब्द जोड़ा जाता है। कल्याण सिंह रावत मैती किसके साथ है? इनके साथ है। ठीक है। मिश्रित वन खेती मॉडल किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो मिश्रित वन खेती मॉडल, जिसमें कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है, इस मॉडल को विकसित करने का जो श्रेय जाता है वो जगत सिंह चौधरी जंगली को जाता है। क्वेश्चन आता है, जंगली उपनाम से कौन जाने जाते हैं? जगत सिंह चौधरी। और क्यों प्रसिद्ध हैं? मिश्रित वन खेती मॉडल इन्होंने तैयार किया। और मिश्रित वन खेती मॉडल क्या है? कृषि और साथ में पशुपालन। वृक्ष मानव किसे कहा जाता है? तो वृक्ष मानव विश्वेश्वर दत्त सकलानी को कहा जाता है। 1949 से लगातार इन्होंने वृक्षारोपण का कार्य किया था, जिस वजह से इन्हें वृक्ष मानव कहते हैं। झपटो छीनो आंदोलन के प्रणेता कौन थे? देखिए, झपटो छीनो आंदोलन ये आपके जून 1998 में हुआ था। यह आंदोलन क्यों हुआ था? जो नंदा देवी नेशनल पार्क है उसका प्रबंधन ग्रामीणों के हाथों में सौंपा जाए, उसके लिए यह आंदोलन हुआ था। और इस आंदोलन के जो नेतृत्वकर्ता थे, प्रेरणा स्रोत थे, वो गोविंद सिंह रावत थे। ठीक है। नेक्स्ट है, राज्य में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो हमारे राज्य में टोटल नेशनल पार्कों की संख्या 6 है। इनके नाम आपसे पूछे जाते हैं तो नामों को यहां पर लिखते हुए जरूर चले। एक है आपका गंगोत्री नेशनल पार्क, एक है आपका गोविंद नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, कॉर्बेट नेशनल पार्क और फूलों की घाटी नेशनल पार्क। और साथ में आता है छठा राजाजी नेशनल पार्क। तो ये 6 नेशनल पार्क हैं उत्तराखंड में जो आपको पता होने चाहिए। अभी आगे हम इनसे जुड़े और प्रश्नों को रिवाइज करेंगे। अगर हम वन्य जीव विहारों की बात करें, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कितनी है उत्तराखंड में? इनकी संख्या 7 है। और अगर हम संरक्षण आरक्षित क्षेत्रों की बात करें, कंजर्वेटिव रिजर्व कितने हैं उत्तराखंड में? उनकी संख्या 4 है। नेक्स्ट है, राज्य का प्रथम चिड़ियाघर कहां पर बना था, कब बना था? तो राज्य का पहला चिड़ियाघर देहरादून चिड़ियाघर को माना जाता है। 2016 में इसे बनाया गया था। इससे पहले यहां पर मालसी डियर पार्क था, उसी को बाद में देहरादून चिड़ियाघर के रूप में बनाया गया। राज्य का द्वितीय चिड़ियाघर कहां पर बनेगा या कहां पर बना है? यह आपके हल्द्वानी में है। ठीक है। गोविंद बल्लभ पंत राजकीय प्राणी उद्यान कहां पर स्थित है? तो देखिए, गोविंद बल्लभ पंत राजकीय प्राणी उद्यान, पूरा नाम वैसे इसका जीबी पंत उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान है। यह आपके नैनीताल में है, 1995 में बना था। नेक्स्ट है, राज्य का प्रथम वन्य जीव संरक्षण केंद्र कौन सा था? तो वन्य जीव संरक्षण केंद्र उत्तराखंड का पहला था मोतीचूर वन्य जीव विहार। देखिए, पहला वन्य जीव विहार नहीं पूछा है,
पहला वन्य जीव संरक्षण केंद्र पूछा है तो वो कौन था? मोतीचूर वन्य जीव विहार। इसे 1935 में वन्य जीव संरक्षण केंद्र के रूप में स्थापित किया गया था। बाद में 1983 में जब राजाजी नेशनल पार्क का गठन किया गया, इसका विलय राजाजी नेशनल पार्क में कर दिया गया। एशिया का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब होती है? तो भारत का ही नहीं, एशिया का पहला नेशनल पार्क था कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो आपको कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना पूछी है, क्योंकि यहां पर नाम तो नहीं दिया गया है। तो न सिर्फ उत्तराखंड का, न सिर्फ भारत का, बल्कि एशिया का पहला नेशनल पार्क था कॉर्बेट, और यह बना था 1936 में। एक क्वेश्चन और याद करेंगे, इस कॉर्बेट नेशनल पार्क पर डाक टिकट कब जारी हुआ? तो देखिए 36 में बना है, ठीक 50 साल के बाद 1986 में इसके ऊपर डाक टिकट जारी किया गया था। ठीक है, अगर पूछेगा जिस व्यक्ति के नाम पर इसका नाम है कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट, उसके ऊपर डाक टिकट कब जारी हुआ? तो पार्क पर जारी होने से 10 साल पहले 1976 में जिम कॉर्बेट के ऊपर डाक टिकट जारी हुआ था। जिम कॉर्बेट उद्यान का विस्तार है। तो जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, यह किन किन जनपदों में फैला हुआ है? यह पौड़ी और नैनीताल में फैला हुआ है। जब इसकी शुरुआत में स्थापना होती है 1936 में, उस समय इसका नाम था हेली नेशनल पार्क। आज़ादी के बाद इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क किया गया और 1957 में इसे जिम कॉर्बेट का नाम दिया गया। पाटली दून किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में पड़ता है? तो पाटली दून आपके जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीच में ही स्थित है। कॉर्बेट को प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत कब शामिल किया गया? देखिए पूरे देश में जो प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था वो आपका 1973 में शुरू किया गया, और सबसे पहले इसकी शुरुआत कहां से हुई? वो हुई थी जिम कॉर्बेट पार्क से। इसको आपने याद करना है। एक और क्वेश्चन कंफ्यूजन होता है कि जो प्रोजेक्ट टाइगर है इसे अप्रैल 1973 में जारी किया गया या नवंबर 1973 में? तो इसे क्लियर करते हुए चलना, अप्रैल 1973 सही है। ठीक है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत कब शामिल किया गया? तो इसके भी आपको 2 वर्ष देखने को मिलते हैं, कहीं पर 2015 और कहीं पर 2016। आपने पहला रेफरेंस 2015 को ही देना है। प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल उद्यानों में बाघों की गणना होती है। तो देखिए जो नेशनल पार्क प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर शामिल होते हैं, प्रोजेक्ट टाइगर का हिस्सा होते हैं, जैसे उत्तराखंड से 2 टाइगर रिजर्व हैं, एक आपका राजाजी और एक आपका जिम कॉर्बेट। यहां पर बाघों की गणना हर साल होती है। ठीक है, फ्रैंक स्माइथ ने फूलों की घाटी की खोज कब करी थी? एक और सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, और इस सीरीज का मुख्य उद्देश्य भी यही है कि जो आपके बेसिक चीजें हैं, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं, रिपीटेड चीजें हैं, उनका भी रिवीजन साथ साथ में लगातार हम करते रहें, ताकि आप चीज़ों को भूल ना सकें। जो चीज़ें अति महत्वपूर्ण है, जहां से क्वेश्चन बनते हैं, वो आपका टाइम पर रिवाइज होता रहे। फ्रैंक स्माइथ ने फूलों की घाटी की खोज करी थी, पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। ये करी थी इसने 1931 में। वर्ष याद करेंगे, वर्ष पूछा जाता है। ठीक है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किन पर्वतों के मध्य में स्थित है? तो यहां आपके नर और गंधमादन पर्वतों के बीच में स्थित है। ठीक है, फूलों की घाटी नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई? खोज तो कर ली थी घाटी की 1931 में, लेकिन इसे नेशनल पार्क के रूप में गठित किया गया था 1982 में। 1982 में इसे नेशनल पार्क बनाया गया। फूलों की घाटी में कौन सी नदी बहती है? तो यहां पर आपकी पुष्पावती नदी बहती है। नंदा देवी नेशनल पार्क की स्थापना कब करी गई थी? तो नंदा देवी नेशनल पार्क इसे 1982 में बनाया गया था। 1980 में स्थापित गोविंद नेशनल पार्क कहां है? तो गोविंद नेशनल पार्क हो या गंगोत्री नेशनल पार्क हो, दोनों आपके उत्तरकाशी में पड़ते हैं। 1983 में स्थापित राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार कितने जनपदों में है? तो देखिए राजाजी नेशनल पार्क इसे 1983 में बनाया गया था। ये उत्तराखंड का दूसरा टाइगर रिजर्व भी है, तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एक क्वेश्चन, इसका नाम ये राजाजी जो पड़ा है किसके नाम पर रखा गया है? पेपर में पूछा गया था। तो आजाद भारत के जो पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे राजगोपालाचारी, उन्हीं का उपनाम था राजाजी, उन्हीं के नाम पर इसका नाम राजाजी रखा गया है। इसका विस्तार पौड़ी, देहरादून और हरिद्वार में है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो देहरादून में पड़ता है। इसका जो क्षेत्रफल है 820 वर्ग किलोमीटर के करीब है, इसको याद करना। किन किन वन्यजीव विहारों को इसमें शामिल किया गया है? तो मोतीचूर वन्यजीव विहार, राजाजी वन्यजीव विहार और चीला वन्यजीव विहार, तीनों को विलय करके एक नेशनल पार्क बनाया गया।
सर्वाधिक हाथी और 12 सिंहों वाला नेशनल पार्क कौन सा है? तो सबसे ज्यादा हाथी और 12 सिंह कहां हमें देखने को मिलते हैं? राजाजी नेशनल पार्क में। सबसे बड़ा और सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो क्रम लगाने को आता है सबसे बड़ा और सबसे छोटा। सबसे बड़ा नेशनल पार्क है गंगोत्री नेशनल पार्क और सबसे छोटा नेशनल पार्क है फूलों की घाटी नेशनल पार्क। ठीक है, क्रम की अगर हम बात करें, सबसे बड़ा गंगोत्री है, गंगोत्री के बाद राजाजी नेशनल पार्क है, फिर नंदा देवी नेशनल पार्क है, फिर आपका कॉर्बेट नेशनल पार्क है, फिर आपका गोविंद नेशनल पार्क और फिर फूलों की घाटी नेशनल पार्क। तो सबसे बड़ा पूछा है और सबसे छोटा पूछा है। सबसे पुराना और सबसे नया वन्यजीव विहार कौन सा है? तो सबसे पुराना वन्यजीव विहार पूछेगा तो गोविंद वन्यजीव विहार को कहेंगे जो 1955 में बना था, और सबसे नया पूछेगा तो नंदौर वन्यजीव विहार कहेंगे जो 2012 में बना था। ठीक है, सर्वाधिक कस्तूरी मृग वाला वन्यजीव विहार कौन सा है? तो किस वन्यजीव विहार में सबसे ज्यादा कस्तूरी मृग देखने को मिलते हैं? आस्कोट वन्यजीव विहार पिथौरागढ़ में स्थित है। 1986 में इसकी स्थापना होती है। 600 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है? तो वन्यजीव विहार, अभी हमने नेशनल पार्कों को तो देख लिया, उनका क्रम देख लिया। राज्य में वन्यजीव विहारों की संख्या 7 है। इसका क्रम आपको पता होना चाहिए, कौन बड़ा है कौन छोटा है। सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है केदारनाथ वन्यजीव विहार, उसके बाद है अस्कोट वन्यजीव विहार, फिर आपका गोविंद वन्यजीव विहार पड़ता है, सोना नदी वन्यजीव विहार, फिर आपका नंदौर वन्यजीव विहार, फिर आपका पड़ता है विंसर वन्यजीव विहार और लास्ट में पड़ता है मसूरी वन्यजीव विहार। आपको सबसे बड़ा पूछा है तो हो जाएगा केदारनाथ वन्यजीव विहार, और अगले ही प्रश्न में सबसे छोटा पूछा है तो मसूरी वन्यजीव विहार। तो सबसे बड़ा सबसे छोटा ये आपका घटते हुए क्रम में क्षेत्रफल के अनुसार क्रम है। राज्य में कितने संरक्षण आरक्षित क्षेत्र हैं? तो संरक्षण आरक्षित क्षेत्र जो कंजर्वेटिव रिजर्व्ड हैं हमारे, इनकी संख्या 4 है। कौन कौन से हैं? एक आपका आसन वेटलैंड संरक्षण आरक्षित क्षेत्र, एक आपका झिलमिल झील आरक्षित क्षेत्र, एक आपका पवालगढ़ संरक्षण आरक्षित क्षेत्र और एक आपका नैना देवी बर्ड कंजर्वेटिव रिजर्व। देश का पहला प्रथम कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा था? तो ना सिर्फ राज्य का बल्कि देश का पहला कंजर्वेशन रिजर्व ये था आसन वेटलैंड एंड कंजर्वेटिव रिजर्व। ठीक है, इसकी स्थापना 2005 में करी गई थी कंजर्वेटिव रिजर्व के रूप में। देहरादून में इसे बनाया गया था। यहां पर पहले आसन बैराज बनाया गया 1967 में। 2005 में इसे संरक्षण आरक्षित क्षेत्र के रूप में स्थापित किया गया और 2020 में इसे वेटलैंड के रूप में घोषित किया गया। 12 सिंहों का बसेरा है, तो किस क्षेत्र में, किस कंजर्वेशन रिजर्व में 12 सिंघा ज्यादा देखने को मिलते हैं? झिलमिल कंजर्वेशन रिजर्व हरिद्वार में है, 2005 में बना था। नैनीताल में नैना देवी हिमालयन बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व कब स्थापित किया गया? तो नैनीताल में बना है नैना देवी हिमालयन बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व। इसकी स्थापना 2015 में करी गई। हमने तीनों को तो देख लिया, हमने झिलमिल कंजर्वेशन रिजर्व को देखा, आसन कंजर्वेशन रिजर्व को देखा और नैना देवी हिमालयन बर्ड को देखा। चौथा बचता है पवालगढ़ कंजर्वेटिव रिजर्व। ये आपके नैनीताल में है और ये 2012 में बना था। इनके आपको स्थापना भी पता होनी चाहिए, वर्ष भी पता होने चाहिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने उत्तराखंड संक्षिप्त अवलोकन की 13वीं क्लास यहाँ पर कवर करी और इन क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज करने का प्रयास किया, एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ करने का प्रयास किया, चीज़ों को जोड़कर याद करने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।